सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे लीगल एक्सपर्ट्स की एक और नई वीडियो में। मैं अधिवक्ता एम आर मिश्रा आज आप सबके समक्ष एक और नया केस लेकर आया हूँ। डिस्कशन करेंगे, साथ मिलकर जानेंगे कौन सी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस केस में जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। जानकारी के संबंध में, आगामी कोई केस आपके सामने आए उसके संबंध में, या फिर सामान्य ज्ञान के संबंध में। तो आज हम जिस केस की बात कर रहे हैं ये है तेज प्रकाश पाठक बनाम राजस्थान हाई कोर्ट। तेज प्रकाश पाठक बनाम राजस्थान हाई कोर्ट, ये सिविल अपील नंबर 2636 ऑफ 2013 और सिविल अपील नंबर 2634 ऑफ 2013। क्या होता है इस केस में जानेंगे, मगर एक शुरुआत इस केस में बहुत बढ़िया टाइटल से होती है। द आइडियल इन रिक्रूटमेंट इज टू डू अवे विद अनफेयरनेस। द आइडियल इन रिक्रूटमेंट इज टू डू अवे विद अनफेयरनेस। तो तेज प्रकाश पाठक वर्सेस राजस्थान हाई कोर्ट एंड अदर्स में क्या है जो हमारे लिए एक बहुत बढ़िया जजमेंट लेकर आया है। इसका एक ब्रीफ इतिहास जानते हैं और हाल ही में 7 नवंबर को इसका फैसला आया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत चीज़ें क्लियर कर दी हैं जजमेंट के बाद से। तो थोड़ा सा आपको मैं ब्रीफ दूं तो इसमें क्या होता है, तेज प्रकाश पाठक केस घूम रहा है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, रिक्रूटमेंट प्रोसेस के नियमों के इर्द गिर्द। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत में बहुत बड़ा तबका युवाओं का है जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है, सरकारी नौकरी की चाह में अपना जीवन प्रतियोगी परीक्षाओं में लगा देता है। अब ये प्रतियोगी परीक्षाएं ऑर्गेनाइज कराते हैं या तो पब्लिक सर्विस कमीशंस जो कि सरकार द्वारा अधिकृत होती हैं परीक्षा कराने से लेकर नियुक्ति पहुंचाने तक, या फिर विभागीय परीक्षाएं होती हैं, या फिर आपका अगर हम बात करें यहाँ पे, क्योंकि बनाम राजस्थान हाई कोर्ट है तो एक भर्ती ऐसी है ट्रांसलेटर की जो कि राजस्थान हाई कोर्ट अपनी ही निकालता है। कई राज्यों के उच्च न्यायालय भर्तियाँ अपने आप ही निकालते हैं, विशेषकर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, क्लरिकल पोस्ट, और खुद ही उन्हें पूरा कर लेते हैं। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि एक बहुत बड़ा तबका है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा होता है, उसका जीवन कहीं ना कहीं एक पूरी तैयारी में लग जाता है और वो इस आश्वासक के साथ तैयारी करता है कि जो कानून, जो नियम बने हुए हैं उसके तहत उसके साथ हमेशा न्याय रहेगा, न्याय मिलेगा, और वो एक तरीके से सुरक्षित मानता है अपने आप को कि मैं जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ उसके नियम मेरे हित में हैं, छात्रों के हित में हैं। तो ये केस नियमों को लेकर ही है कि क्या प्रतियोगी परीक्षा कराने वाली बॉडीज़, चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे वो उच्च न्यायालय हो या कोई भी हो, क्या वो नियम कभी भी बदल सकता है? क्या वो नियम एक बार वह भर्ती शुरू हो जाए, प्रक्रिया शुरू हो जाए, उस बीच नियम कभी भी बदल सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? यही सवाल था जो कि इस पूरे केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एड्रेस करा गया, जिसे कहा गया रूल्स ऑफ द गेम। क्या आप इन बिटवीन, एक बार प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है, क्या नियम अपने आप बदल सकते हैं? तो तेज प्रकाश पाठक का केस जजमेंट मेरे हाथ में है। मैं जजमेंट को देख के जो नोट्स बनाए हैं मैं नोट्स के आधार पर ही आपको बताऊंगा। तो फिलहाल यहाँ पे रूल्स ऑफ द गेम की ही बात हो रही है। भर्ती प्रक्रिया में होता यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस जाता है, अपील जाती है, ये राजस्थान हाईकोर्ट के खिलाफ होती है, डिसीजन के खिलाफ होती है, जो कि 2009 में दिया जाता है। 2009 में बेसिकली एक एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से ट्रांसलेटर की पोस्ट के लिए। 13 पोस्ट होती हैं उसके लिए, और जो उसका एडवर्टीजमेंट होता है, जो उसकी शुरुआत में अनाउंस होता है भर्ती है, तो उसमें कहीं भी मेंशन नहीं होता है मिनिमम कट ऑफ के बारे में कि क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम कट ऑफ चाहिए होगी, ठीक है, कहीं मेंशन नहीं होता है। अभी हम आगे आएंगे एग्जैक्टली उस नोटिफिकेशन में क्या लिखा था। मगर होता क्या है कि बीच प्रक्रिया में ही अचानक से जो राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं,
एक नया नियम ला देते हैं कि 75% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे। अब बीच में चीफ जस्टिस राजस्थान हाई कोर्ट के ये 75% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, और ये उनको अथॉरिटी इसलिए है क्योंकि यही कंडक्ट करा रहे हैं। जैसे ज़्यादातर भर्तियाँ पब्लिक सर्विस कमीशन कराते हैं, आरपीएससी कराता है, यूपीपीएससी कराता है, बीपीएससी कराता है। ऐसी हाई कोर्ट की भर्तियाँ होती हैं जनरली कोर्ट्स ही कराते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे अपने। तो ये नियम बीच में ले आते हैं जिससे कई छात्रों का नुकसान हो जाता है और वो इस रेस से बाहर हो जाते हैं। 3 मुख्य छात्र होते हैं जो इन नए नियमों के कारण प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं। ये तीनों चले जाते हैं हाई कोर्ट में, अपनी रिट लगा देते हैं। तो ये इन तीनों छात्रों का कहना ये होता है कि क्या बीच प्रक्रिया में ही नियम बदलना अलाउड है? क्या ये छात्र हित में है? अब इसी को लेके पूरा केस इर्द-गिर्द घूम रहा है। मैं अब शुरू करता हूँ पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, बहुत ही शॉर्ट संक्षेप में आपके लिए। तो शुरू ऐसा होता है रेफरेंस, A 3-judge bench of this high court, while accepting the salutary principle that once the recruitment process commences, the state or its instrumentality cannot tinker with the rules of the game insofar as the prescription of eligibility criteria is concerned, wondered whether that should apply also to the procedure of selection. In that context, doubting the correctness of a coordinate bench decision in K. Manjushri, एक पुराना केस है, for not having noticed an earlier decision in Subhash Chandra Marwa wide order dated 20 March 2013, it was directed that the matter be placed before Chief Justice for constituting a larger bench. तो थोड़ा मैटर ये कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, तो इसे चीफ जस्टिस आपकी बेंच के साथ सामने लाया गया, एक लार्जर बेंच के सामने 5 जज की बेंच बैठती है। फैक्चुअल कंटेक्स्ट क्या है? तो राजस्थान हाई कोर्ट एक नोटिफिकेशन निकालता है 17 सितंबर 2009 को, 17 सितंबर 2009 को एक नोटिफिकेशन जारी होती है। एप्लीकेशन फॉर्म अमंग्स द जुडिशियल असिस्टेंट्स एंड जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट्स, जो कि बेसिकली ऑलरेडी सर्विस में होते हैं, having the experience of 3 years in the establishment of the High Court and possessing degree of MA in English Literature। 3 साल का एक्सपीरियंस आपका रहा हो हाई कोर्ट में, बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहे हो आप जुडिशियल असिस्टेंस के रूप में, और एक MA की इंग्लिश लिटरेचर में डिग्री हो आपकी, फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ 13 पोस्ट ऑफ ट्रांसलेटर्स प्रेफरेंस, और ट्रांसलेटर की 13 पोस्ट दी है। प्रेफरेंस वाज टू बी अकॉर्डेड एज टू लॉ ग्रेजुएट्स। At the relevant time, the Rajasthan High Court Staff Rules 2002, framed by Chief Justice of the High Court under Article 229(2) of the Constitution of Indian governed the appointments, और तब तक हमारा जो ये अपॉइंटमेंट्स नियुक्ति वगैरह राजस्थान हाई कोर्ट स्टाफ रूल्स 2002 के तहत होती थी। अब इन 2002 के नियम में क्या दिया हुआ है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑर्डर ऑफिस डेटेड 5 December 2002 inter alia specified the qualification as well as the मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर पोस्ट ट्रांसलेटर। और जो ये आपके नियम है राजस्थान हाई कोर्ट स्टाफ सर्विस रूल 2002, इसमें ट्रांसलेटर की भर्ती को लेकर नियम तय करे गए हैं। वो है कि रिक्रूटमेंट और टू द पोस्ट ऑफ ट्रांसलेटर्स ऑर्डिनरी स्केल shall be made on the recommendation of a committee nominated by the appointing authority on the criteria of selection from amongst the graduate upper division clerks or officials in equivalent or above grade but below the grade of translators ordinary scale, with Hindi or English literature as one of the option subject in graduation or lower division clerks with Hindi or English literature as subjects in the post graduation। Competitive examination होगा, a qualifying examination should be held to test the ability of the candidates from English to Hindi and Hindi to English, English to Hindi, Hindi to English। पेपर 1 होगा इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करने का 100 नंबर का, पेपर 2 होगा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने का 100 नंबर का। Explanation: for the qualifying examination, the officials appearing therein shall be given passages for translation from English to Hindi and vice versa।
फ्रॉम जजमेंट एंड रिकॉर्ड्स, ठीक है, ऐसा एग्जामिनेशन आपका होगा, उनको ट्रांसलेट करना पड़ेगा हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश हिंदी में। पर्सनल इंटरव्यू होगा, 50 मार्क्स का होगा। देयर शैल बी अ पर्सनल इंटरव्यू ऑफ कैंडिडेट। नोट, a candidate who secures in aggregate 75% marks and minimum 60% marks। अब ये जो ऑफिशियली राजस्थान स्टाफ सर्विस रूल 2002 में लिखा हुआ है, who secures in aggregate 75% marks and minimum 60% marks in each paper shall only be called for interview। ठीक है, समझते हुए चलेंगे आराम आराम से। लेटर, उसके बाद क्या होता है, 2004 में ऑर्डर आता है, thereby substituting the provision of, मतलब छोटे मोटे नियम कुछ बदले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। On 19 दिसंबर 2009, ठीक है, 2009 में, सॉरी 8 सितंबर 2009 में डायरेक्ट आ जा रहे हैं, तो 8 सितंबर 2009 में एक नियम आता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन शैल बी अ पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश बाय लॉ इन इंडिया। तो ये एक नया ऑर्डर आपका आता है 8 सितंबर 2009 में, ठीक है। और प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू लॉ ग्रेजुएट। अब एग्जाम होता है 19 दिसंबर 2009, 19 दिसंबर 2009। 21 एस्पिरेंट्स अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। यहाँ पे बेसिकली क्योंकि ऑफिस के ही लोग होते हैं राजस्थान हाईकोर्ट के। रिजल्ट वॉज डिक्लेयर्ड ऑन 20 फरवरी 2010। 19 दिसंबर को एग्जाम होता है, 20 दिसंबर को रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट वॉज डिक्लेयर्ड ऑन 20 फरवरी को रिजल्ट आता है। 19 सितंबर को एग्जाम हो जाता है, उधर 20 फरवरी को 2010 में रिजल्ट आता है इसका। Wherein only 3 candidates were declared successful, जिसमें केवल 3 कैंडिडेट सक्सेसफुल डिक्लेयर कर गए थे। This was so because Chief Justice of High Court ordered that only those candidates who secured minimum 75% marks will be selected to fill up the post in question। और सिर्फ 3 बच्चे चयनित होते हैं। कारण पीछे यही था कि चीफ जस्टिस साहब ये नियम ले आते हैं कि मिनिमम 75% मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी क्वालिफाई कर पाएंगे। एज ओनली 3 कैंडिडेट्स कुड सिक्योर मिनिमम 75% मार्क्स। और जबकि सिर्फ 3 ही कैंडिडेट होते हैं जो मिनिमम इतने नंबर ला पाते हैं। द लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स कंप्राइज्ड ऑफ ओनली 3 कैंडिडेट्स। सम ऑफ अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स फिल्ड रिट पिटीशन बिफोर हाई कोर्ट। फिर देखिए स्वाभाविक सी बात है, बच्चे कोर्ट चले जाते हैं, रिट लगाते हैं। Questioning decision of the Justice of High Court for fixing the cutoff marks 75% on the ground that it amounted to changing the rules of the game after the game is played। और ये ग्राउंड होता है कि आप एक बार गेम शुरू हो जाता है, आप नियम नहीं बदल सकते, ये टोटली इलीगल है, एक इलॉजिकल है। The High Court on its administrative side defended the decision of the justice by claiming it to have been taken in good faith। हाई कोर्ट देखिए ऑब्वियसली बात है, अपने चीफ जस्टिस के खिलाफ कैसे फैसला सुना सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। वो ये कहते हैं कि भैया तो बच्चों के हित में करा है, छात्रों के हित में फैसला लिया गया है चीफ साहब की तरफ से। पिटीशन केम टू बी डिसमिस्ड बाय हाई कोर्ट और 11 मार्च 2011 को ये पिटीशन आपकी डिसमिस कर दी जाती है। हाई कोर्ट टुक द व्यू दैट वन mere प्लेसमेंट इन द सिलेक्ट लिस्ट नो indefeasible right accrues to candidate for appointment। The employer may fix a higher benchmark to ensure। मतलब घूम के ये कह रहे होते हैं कि अब देखिए क्वालिटी पब्लिक चाहिए, क्वालिटी एम्प्लॉय चाहिए, तो हम अच्छे नियम ला सकते हैं, सख्ती कर सकते हैं, कोर्ट की अथॉरिटी है। ऑन स्पेशल लीव पिटीशन चैलेंजिंग द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट व्हाइल ग्रांटिंग लीव 20 मार्च 2013 द मैटर वाज रेफर्ड टू अथॉरिटी प्रोनाउंस्ड बाय लार्जर बेंच ऑफ दिस कोर्ट। बाद में बच्चे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं इस बात को लेकर। रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द रेफरेंस ऑर्डर, फिर तमाम बातें करी गई हैं, उस पर नहीं जाएंगे। द क्वेश्चन वेदर द रूल्स ऑफ द गेम, the question whether the rule of games could be changed was considered by this court on a number of occasions in different circumstances. Such question arose in context of employment under the state, which under the scheme of our constitution is required to be regulated by law made under Article 309, or employment under the instrumentalities of state which could be regulated either by statute or subordinate legislation। मतलब कानून है, नियम होते हैं, प्रक्रिया होती है, ऐसे ही कोई चीज सभा में नहीं हो सकती। And the legal relationship between employer and employee is essentially contractual।
जो एक लीगल रिलेशनशिप होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच, इट्स अ कॉन्ट्रैक्चुअल. Though in context of employment under the state, the contract of employment is generally regulated by statutory provisions or subordinate legislation which restricts the freedom of employer, the state. बहुत बढ़िया बातें करी हैं, बिल्कुल मज़ा आ गया इनको. ऐसे पॉइंट्स पे डिस्कशन हुआ है. फिर कई केस डिस्कस करे गए हैं कि मंजूश्री वगैरह. आगे देखते हैं स्कोप ऑफ रेफरेंस पे. Public services broadly fall into two categories. One, where services are in connection with the affair of state or union. Second, where services are under instrumentalities of the state. In either category, law governing recruitment must conform to overarching principles enshrined in Article 14 and 16. और जैसे कि हम जानते हैं पब्लिक सर्विस दो प्रकार की, या स्टेट की हो सकती हैं या स्टेट के साथ में जुड़ी हुई इंस्ट्रूमेंटलिटीज के रूप में अन्य हो सकती हैं. और दोनों कंडीशंस में आपका कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 आर्टिकल 16 के तहत ही उनको अपना काम करना होगा, प्रक्रिया रखनी पड़ेगी. इन वेरियस जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट द लॉ गवर्निंग रिक्रूटमेंट टू पब्लिक सर्विसेज हैज बीन कोलोक्वियली टर्म्ड एज द रूल्स ऑफ द गेम. और जिन नियमों के तहत ये प्रक्रिया होती है, परीक्षाएं होती हैं, इसको रूल्स ऑफ द गेम कहा गया है कई नियमों के तहत. द गेम इज प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन. गेम क्या है यहाँ पे? प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट. This has crystallized into an oft-quoted legal phrase that the rules of the game must not be changed midway or after the game has been played. एक बार आपका midway आ गया या प्रक्रिया शुरू हो चुकी है या फिर गेम पूरा हो चुका है, नियम नहीं बदल सकते. नियम एक बार जो बन गए वो नियम बन गए. Broadly speaking, these rules fall into two categories. One, which prescribes the eligibility criteria. पहला, जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंसीडर करा जाता है ऑफ द कैंडिडेट सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, एंड द अदर विच स्टिपुलेट्स द मेथड. पहला आपका रूल क्या है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी आप रखते हैं, और दूसरा है कि स्टिपुलेट्स द मेथड एंड मैनर ऑफ मेकिंग द सिलेक्शन फ्रॉम अमंग्स्ट द एलिजिबल कैंडिडेट. तो किस तरीके से आप ये करते हैं, आप लिखित में कर रहे हैं, ओरल कर रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड ले रहे हैं, रिटन ले रहे हैं, ये आपका मेथड किस तरीके से. कट ऑफ डेट with reference to which eligibility has to be determined is the date appointment by the relevant service rules. XYZ तमाम बातें हैं. मतलब एक बार जो नियम में आ जाता है कि क्या एलिजिबिलिटी रखी जाए और किस तरीके से ये पूरा करा जाए, ये क्रिस्टल क्लियर है एंड नथिंग कैन बी चेंज्ड मिडवे. आगे बढ़ते हैं. However, in regard to changing the rule of the game, COA method or procedure of selection, a 3-judge bench in reference order doubted the correctness of decision in the K. Manjushri Supra inter li on the ground that it failed to notice an early decision in Subhash Chandra Marhava. अभी हम आगे आएंगे कि बेसिकली के मंजूश्री और सुभाष चंद्र मारवा में था क्या. मैं आपको बताता हूँ, मैंने ढूंढ के रखा है. के मंजूश्री असल में बेसिकली केस 2008 का है, आंध्र प्रदेश. के मंजूश्री वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश. It established the recruitment rules or criteria should not be altered after the selection process begins. ये 2008 के जजमेंट में, के मंजूश्री में, ये जजमेंट में लिखा हुआ बता रहा हूँ मैं आपको कि यही बात कही गई है कि एक बार प्रक्रिया शुरू हो जाए आप नियम नहीं बदल सकते. The Supreme Court ruled that reducing a minimum qualifying mark for interviews after conducting written tests was impermissible. This was central in the तेज प्रकाश पाठक. और यही जो हमने देखा कि इसी चीज को लेके तेज प्रकाश पाठक में एक कहा जाए तो मेन के मंजूश्री के जजमेंट को लिया गया है. एक इसके रिवॉल्व कर रहा है आपका इस केस का लार्जर बेंच डिसीजन. और जो सुभाष चंद्र मारवाहा का केस था 1974 स्टेट ऑफ हरियाणा इन मारवा, इसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट आपका की स्टेट अच्छे हाई स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर सकता है किसी भी रिक्रूटमेंट में. अगर वो चाहता है कि बेस्ट इंडिविजुअल्स उसे अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए मिलें तो वो कर सकता है. अब इसमें बेसिकली जुडिशियल सर्विस की वैकेंसीज को लेके होता है, इसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को स्टेट बढ़ा देता है कि मिनिमम 55% तक आपको लाना पड़ेगा, जबकि 45% की कहा गया था. जुडिशियल सर्विस की क्राइटेरिया को लेके आपका सुभाष चंद्र मारवा वाला केस था. ठीक है. फिर कई जजमेंट है, पी के रामचंद्र अय्यर है, रमेश कुमार हाईकोर्ट ऑफ दिल्ली है, उस पर नहीं जाएंगे, समय बहुत लग जाएगा. मतलब
ओवरऑल इन सब क्रक्स, इन सारे केस का क्रक्स ये निकल के आता है कि there are rules which are guarding, there are constitutional values, there are constitutional fundamental rights which are actually ensuring that there is no discretion left at the point, at the behest of an employer, that whatever he thinks he can do. There are rules. Submissions आते हैं. We have heard a battery of counsels both in support as well as against the strict applicability doctrine. During their arguments, they have either questioned or supported the decision of High Court. For an effective analysis of their submissions and to properly adjudicate upon the issue which would arise while addressing the reference, तमाम बातें होती हैं. एक बहुत बढ़िया पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है कि डिस्क्रिशन इज एंटीथीसिस to the rule of law. Discretion is antithesis to the rule of law, which is the hallmark of our constitution. Rule of law. Discretion is the antithesis to the rule of law, which is the hallmark of a constitution. Rule of law suffers when rules of the game are left to be altered at the discretion of the employer. Rules of law suffer. Rule of law suffers when rules of the game to be altered, left to be altered at the discretion of the employer. अब जब डिस्क्रिशन पे आपने छोड़ दिया है कि हमने गुड फेथ में ये डिसीजन लिया है कि हमें बेस्ट इंडिविजुअल्स चाहिए, तो हमने नियम बढ़ा दिए, बहुत एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट कर दिया है, तो डिस्क्रिशन पे कोई काम नहीं होता है. के मंजूश्री इज नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट विद सुभाष चंद्र मारवा, proceeds on the principle that existence of vacancies does not confer a right to a candidate placed in the select list to be appointed. और सिर्फ इसीलिए कि भर्तियां हैं और वो खाली जा रही हैं, ये राइट नहीं देता किसी कैंडिडेट को कि वो उसके लिए लड़े. वो पूरा जजमेंट अलग है, आप उससे कभी अलग से पढ़ेंगे. ये मंजूश्री ऑन द अदर हैंड डील्स विद द सिचुएशन वेयर अ कैंडिडेट इज डिनाइड प्लेसमेंट इन द सेलेक्ट लिस्ट only because after the interviews were over, minimum marks for the interview not prescribed earlier were prescribed. Okay, मंजूश्री में आपका the two decisions therefore operate in different fields. Submissions propounding change in permissible, और तमाम बातें मैं शॉर्ट में रखूंगा ऐसे बहुत. अब कमेंसमेंट से लेके एंड तक कोई भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस का बताया गया है आर्टिकल 309 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, 309 में, रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन सर्विंग इन द यूनियन और स्टेट. द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट बिगेन्स विद द इशुएंस, कोई भी रिक्रूटमेंट शुरू कैसे होती है, इशुएंस ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड एंड्स विद द फिलिंग अप ऑफ नोटिफाइड वैकेंसीज. इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस स्टेप्स लाइक इन्वाइटिंग एप्लीकेशंस, है ना. रिक्रूटमेंट शुरू कैसे होता है, एडवर्टीजमेंट जारी होता है, उन भर्तियों को भरा जाता है. कई स्टेप्स होते हैं, एप्लीकेशंस ली जाती हैं, रिजेक्ट करी जाती हैं, डिफेक्टिव एप्लीकेशंस डिनाई करी जाती हैं, करेक्शन के लिए कहा जाता है. कॉलिंग फॉर इंटरव्यू, कंडक्टिंग एग्जामिनेशंस और वाइवा वॉस एंड प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट. द डॉक्ट्राइन प्रिस्क्राइबिंग चेंज ऑफ रूल्स मिडवे through the game or after the game is played is predicated on the rule against arbitrariness enshrined in Article 14 and 16. And Article 16 is only an instance of the application of concept of equality enshrined in Article 14. In other words, Article 14, ध्यान सुनिएगा. In other words, Article 14 is the genus while Article 16 is the species. Article 14 is the genus or Article 16 is the species. Article 16 gives effect to the concept of equality in all matters relating to public employment. Article 16 में बताया हुआ होगा. These two articles strike at arbitrariness in state action and ensure fairness and equality of treatment. तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर मेंशन करा हुआ है आर्टिकल 14, आर्टिकल 16 में इक्वालिटी और आर्टिकल 16 में एम्प्लॉयमेंट. They require that state action must be based on valid relevant principles alike to all similarly situate and not to be guided by any extraneous or irrelevant considerations. In all its action, the state is bound to act fairly
in a transparent manner. This is an elementary requirement of the guarantee against arbitrary state action, और ये एक तरीके से गारंटी है किसी भी नॉनसेंस नियम के खिलाफ जो कि स्टेट ला सकता है, which Article 40 the Constitution adopts. आगे बढ़ते हैं। बहुत बातें करी हैं, अच्छी तरीके से समझाया है इसमें। रमेश कुमार वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली का केस था, मेंशन करा है इसमें। इन केस द statutory rules prescribe a particular mode of selection, it has to be given strict adherence accordingly. और एक बार नियम है तो नियम है। In case no procedure is prescribed by the rules and there is no other impediment in law, और in case कोई नियम नहीं है, कोई impediment नहीं है law में, कुछ बात नहीं कही गई है, the competent authority while laying down the norms for selection may prescribe for the tests and further specify the minimum benchmarks for written tests as well as for the viva voice. What is important in K. Manjushri is that the minimum marks for interview was fixed after the interview was over. K. Manjushri में यही तो एक बहुत बड़ा पॉइंट था कि एक बार इंटरव्यू जब ओवर हो गया था तो आप कैसे मिनिमम मार्क्स को सेट कर सकते हो बाद में। In that context, it was observed that the game was played under the rule that there was no minimum marks for the interview. Therefore, introduction of requirement of minimum marks for interview after the selection process consisting of written examination and interview was completed would amount to changing the rules of the game after the game was played. And if the interviewers had to proceed on the basis that there were minimum marks to be secured in the interview for being considered for selection, then that marks awarded by them would have the effect of barring or ousting any candidate from the being considered for selection. बहुत ही सीरियसली एड्रेस कर रहा है कि किसी को आप स्टेट कितना भी एक्सप्लेनेशन दें कि गुड फेथ में वो कर रहा है, इंक्रीजिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्ट्रेंथनिंग द रूल्स टू हैव द बेटर एंड द बेस्ट इंडिविजुअल्स इन द सर्विस would not at all be accepted at the cost of playing with the rules and violating Article 14 and 16. There are rules, नियम हैं, नियम आप सिर्फ नियम के अपनी तरफ से तोड़ मरोड़ के जो अच्छा लगे नहीं कर सकते हैं। बहुत बातें करेंगे जजमेंट में, पूरा मैं नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ की पॉइंट्स पे ही रहूंगा। द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट एक बहुत बढ़िया पैराग्राफ 29 में दे रखा है। द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट एग्जामिनेशन कराने का कारण क्या है, ताकि एक रिगरस प्रोसीजर के बाद ही एक बढ़िया कैंडिडेट आपको मिले, एक बेस्ट कैंडिडेट आपको मिले। यही तो है लॉजिक उसके पीछे। अवॉइडिंग पैटर्नेज एंड फेवरेटिज्म, ये नहीं कि कोई अपने आप से आपने भर्ती भर ली। Selection based on merit, tested impartiality and objectively is the essential foundation of any useful and efficient public service. So open competitive examination has come to be accepted almost universally as the gateway to public services. और ये इसीलिए होता है, ओपन एग्जामिनेशन होते हैं, ये कोई भी फॉर्म भर सकता है, कोई भी एग्जाम दे सकता है। कई जजमेंट्स से होते हुए डिस्क्रिप्शन की बात होती है। डिस्क्रिप्शन किस लेवल तक किसी एम्प्लॉयर का या कंडक्टिंग बॉडी का माना जाएगा, इसको लेके बात होती है। मगर जितने भी पॉइंट्स पे आके जब हम कंक्लूड करने का प्रयास करते हैं तो एक ही बात निकल के आती है कि नियम तो नियम है और नियम में बदलाव बिल्कुल भी अलाउड नहीं है।
वो भी विशेषकर डिस्क्रिशन को लेकर, कि आपने डिस्क्रिशनरी अपने आप तय कर लिया कि ये सही है, ये गलत है। कंक्लूजन पे आते हैं इस जजमेंट के। We therefore answer the reference to the following terms. Recruitment process commences from the issuance of the advertisement calling for applications and ends with the filling of vacancies. कोई भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, ये शुरू होता है, आपकी नोटिफिकेशन आती है, आप अप्लाई करते हैं, फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भर जाता है, एग्ज़ाम होता है, और ये पूरी प्रक्रिया एंड होती है फाइनल जो सिलेक्शन की लिस्ट आ जाती है कि हाँ ये लोग सिलेक्ट हो गए हैं। Eligibility criteria for being placed in select list notified at the commencement of recruitment process. Eligibility criteria पूरी प्रक्रिया में वही रहता है जो कि आपके शुरुआत में नोटिफिकेशन नोटिफाई करा जाता है। Cannot be changed midway through the recruitment process unless the extant rules so permit or the advertisement which is not contrary to the station rules so permit। और अगर आपने एडवर्टीजमेंट मेंशन नहीं करा है, नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं करा है, तो सॉरी, आप ये नाम नहीं कर सकते हैं। The decision K. Manjushri lays down good law and is not in conflict with decision in Subhash Chandra Marwa. Subhash Chandra Marwa deals, Chandra Marwa deals with right to be appointed from the select list, whereas K. Manjushri deals with right to be placed in the select list. The two cases therefore deal with altogether different issues. Recruiting bodies subject to extant rules may devise appropriate procedure for bringing the recruitment process to be logical and provided the procedure so adopted is transparent। ये ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया एग्जाम कराया जाएगा जिसमें डिस्क्रिप्शन किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। एक्सटेंड रूल्स हैविंग स्टैट्यूटरी फोर्स आर बाइंडिंग ऑन द रिक्रूटमेंट बॉडी, और जो नियम है, जो रूल्स हैं, दे आर बाइंडिंग both in terms of procedure and eligibility। However, where the rules are non-existent or silent, administrative instructions may fill in the gaps। Placement in the select list gives no indefeasible right to be appointed। The state or its instrumentality for bona fide reasons may choose not to fill up vacancies। However, if vacancies exist, the state or its instrumentality cannot arbitrarily deny appointment to a person within the zone of consideration in the select list। Let the appeal be placed before an appropriate bench for decision in terms of answers rendered above after obtaining administrative directions from the Honorable Chief Justice। बाद में सुप्रीम कोर्ट क्लियर करता है कि ठीक है, बस वापस भेजिए। और अब ये क्लियर हो गया जजमेंट में आपका कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन द स्ट्रेंथ टू एवरीवन बाय आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 16 की राइट टू इक्वालिटी, और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 309 क्लियरली टेल्स अस अबाउट दैट रिक्रूटमेंट हो, एग्जामिनेशंस हो, रिक्रूटमेंट के आधार पर ही भर्तियां कराई जाएं, भर्तियां भरी जाएं। बहुत सारी बातें करी हैं इसमें कि मंजूश्री से लेकर सुभाष चंद्र मारवा की जजमेंट को ओवरऑल बहुत ही बढ़िया जजमेंट लगा। और यहाँ पे जिन जजमेंट्स को एड्रेस करा गया, मैं एक शॉर्ट में आपको बता दूं। यहाँ पे एड्रेस करा है आपका हिमानी मल्होत्रा वर्सेस दिल्ली हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली 2008, शंकरशन दास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1991, के.एस. सिराज वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ केरला 2006, रमेश कुमार वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली 2010, दुर्गाचरण मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा 1987, पी.के. रामचंद्र अय्यर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस सुभाष चंदेर मारवाहा 1974, और के मंजूश्री वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2008। ओवरऑल इस केस में यही होता है। ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस
रूल्स, कॉन्स्टिट्यूशन, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही एम्प्लॉयर को, रिक्रूटमेंट बॉडीज़ को, अथॉरिटीज़ को किसी प्रकार का परिवर्तन नियमों में करना चाहिए। तो आज के लिए ये था, आज आपके साथ ये सब नई चीज़ जानने को मिली और कल फिर आएँगे नई वीडियो के साथ और जजमेंट्स को लेकर। अपने से भी जजमेंट पढ़िएगा, मैं हमेशा कहता हूँ कि जजमेंट्स जितनी बार पढ़ते हैं कोई नई बात निकल के आती है। खुद से ही पढ़ना चाहिए। मेरा एक प्रयास था कि कोई एनालिसिस मैं आपको शॉर्ट में बता पाऊँ कि क्या-क्या बात कही गई हैं। 7 नवंबर 2024 को इसका फैसला आया था। तो मुझे अच्छा लगा, आकर्षक लगा, तो मैंने कहा आपसे डिस्कस करा जाए। आज के लिए इतना रखते हैं, कल फिर आएँगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।